अधूरे ख्वाब की टीम आज निकल रही है झीलों का शहर कहे जाने वाली नगरी उदयपुर। ऐसे तो उदयपुर में कई सारे ऐसे बड़े मोहल्ले हैं जहां मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी है। 7 झीलों के इस शहर में पिछोला और फतेह सागर नाम की 2 बड़ी झीलें हैं, जिनके करीब बसे मुसलमानों के हालात आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही उदयपुर शहर, आयड़ और खांजी पीर मोहल्ले में भी हमारी टीम जाएगी और यहाँ के हालात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। तो आइए शुरू करते हैं अधूरे ख्वाब और जानते हैं उदयपुर में बसे मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालात। आइए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के तालीमी हालात की। यूँ तो उदयपुर में बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज के अलावा उदयपुर विश्वविद्यालय भी चल रहा है, जिसकी वजह से उदयपुर का लिटरेरी रेट 63% के करीब है। पर यहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी इस रेट से थोड़ा दूर ही है। इसकी वजह शायद इनकी आर्थिक स्थिति है। ये बात और है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में यहाँ के बाशिंदे प्रशासनिक सेवा के साथ साथ कई सारे फील्ड में भी आगे बढ़े हैं। पर ये कुछ ही लोग हैं, जबकि एक बड़ा तबका आज भी अपने बच्चों की तालीम के लिए भारी मशक्कत कर रहा है। हम तो तालीम दे ही रहे हैं, पर एजुकेशन भी इतनी महंगी होती जा रही है, काम धंधे हम लोगों के पास है ही नहीं है। तो हम मुश्किल से मुश्किल 5th तक का खाली बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा पाते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट में डाल देते हैं। गवर्नमेंट में अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में तालीम के हालात इसलिए भी बेहतर नहीं है क्योंकि मुस्लिम मोहल्लों में चलने वाले स्कूल और मदरसे इतने अच्छे नहीं हैं, जहाँ से पढ़कर कोई बच्चा अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सके। आइए सबसे पहले चलते हैं आयड़ नदी के किनारे चल रहे राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय। सरकारी तौर पर चलने वाले इस स्कूल में फर्नीचर से लेकर सभी चीजों की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। स्कूल को कई टीचरें दी गई हैं, जिनकी वजह से यहाँ की पढ़ाई में थोड़ा फर्क जरूर आया है। मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ और यहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई चलती है और यहाँ पे हर तरह के सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे पढ़ने में भी अच्छा लगता है, यहाँ की टीचरें भी सब अच्छी है और ख़ास सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है। मुझे ना इंग्लिश सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है और बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। पियोन नहीं होने से काफ़ी दिक्कत आती है स्कूल बंद करने में, सफाई में, हर चीज़ में। और नल लाइट का कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं है। गर्मी में बच्चे परेशान होते हैं। नल भी नहीं है, हैंडपम्प है तो हैंडपम्प से भी पानी कभी सही आता है, कभी नहीं आता, दिक्कत आती है। पोषाहार का जो आता है बजट, उसमें से खाना बनता है, गेहूँ चावल वगैरह आता है, और जो पैसा मिलता है और खाना बनाने वाली कुक है उसका पैसा भी आता है, परंतु वो पैसा भी कम पड़ता है। जैसा अपन अच्छा खाना बना करके देना चाहते हैं, हालांकि अच्छा ही बन रहा है, परंतु थोड़ी सी उसमें कमी पड़ती है। किसी बच्चे की एजुकेशन, किसी फैमिली में तालीम को देखें तो उसकी फैमिली स्टेटस, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उनके पेरेंट्स का जो एक एजुकेशन का लेवल है, उसको ऐसी बच्चियां जिन्होंने 10वीं 11वीं तक तालीम ली हुई थी, वो बहुत ही खुशी से अपने बच्चों को भी तालीम दिला रही हैं। स्कूल के पीछे बह रही आयड़ नदी जो अब नाले की शक्ल ले चुकी है, इससे भी स्कूल को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। साफ सफाई न होने की वजह से बीमारियों का गढ़ बनती जा रही है ये नदी। पीने के पानी का इनके थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये नदी है, नदी नाम से है पर ये नाले जैसी है, तो सारी गंदगी इस हैंडपम्प के पानी में आती है, तो बच्चों को दिक्कत रहती है। जब नदी आती है तो हम स्कूल में पानी भर जाता है, यहाँ पर सफाई नहीं है। हम खुद कार्य करता, पर हम क्या करें, जनता हमको कहते काम नहीं हो रही है, नहीं हम क्या करें जब हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही खुद। यहाँ मदरसा बोर्ड से चलने वाले मदरसों की हालात भी ज्यादा ठीक नहीं है। सारे मदरसे जैसे तैसे बच्चों को तालीम दे रहे हैं। सरकार की तरफ से इन मदरसों की मॉनिटरिंग करने वाला भी कोई नहीं है। एजुकेशन में बच्चे आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है,
तो बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब जो ये गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड लगाया है इसलिए कि ताकि जो मुस्लिम्स के बच्चे जो पे नहीं कर पाते वो पढ़ सके। यहाँ के मुस्लिम तंजीम अंजुमन ने भी जरूर कुछ काम किए हैं जो काफी बेहतर हैं। शहर के बीच अंजुमन चौक पर अंजुमन की तरफ से चल रहे अंजुमन सेकेंडरी स्कूल में यहाँ के मुस्लिम बच्चों को खासा फायदा मिल रहा है। इस तरह के स्कूल यदि और खुल जाएं, तो उन बच्चों के तालीमी हालात मजीद सुधर जाएंगे जिनके माँ बाप गरीबी की वजह से उनको अच्छी तालीम नहीं दिला पा रहे हैं। अंजुमन तालीम इस्लाम का ये वो काम है कि जिस तरीके से एजुकेशन के ऊपर जो अंजुमन तालीम इस्लाम 113 साल पुराना है, आज की तारीख में मेरे को अभी 4 महीने हुए अंजुमन में आए हुए। अंजुमन में आने के बाद में हमने जो एजुकेशन के ऊपर जो जोर दिया है, जिस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर एजुकेशन की बहुत कमियां हैं, इसीलिए मैंने अभी एजुकेशन के ऊपर फुल जोर कोशिश करके हमने इंग्लिश मीडियम को चालू किया है। और हमें इंशाअल्लाह ताला अच्छा इसका वहाँ से मोहल्ले से मेवा फरोज़ के आसपास के जो मोहल्ले हैं, उनके बच्चे, इनके पेरेंट्स, इन्होंने अच्छा इस अंजुमन को सोच कर कि पहले में और अभी में बहुत सा फ़र्क है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो गया तो हमारे बच्चे को यहीं एडमिशन किया जाए, और एडमिशन अभी हमने चालू कर दिए। और सबसे ज़्यादा हम एजुकेशन के ऊपर ही जोर दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज का बच्चा एजुकेशन के अंदर सबसे आगे आए। यहाँ के मुस्लिम रोजगार के क्षेत्र में भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ज्यादातर मुस्लिम तबका छोटे मोटे रोजगार से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में 2 तबके साफ तौर पर दिख जाएंगे। एक तबका जो पढ़ा लिखा है, जिनकी माली हालात भी ठीक है, वो तो अपने बच्चों को तालीम दिलाकर कुछ बनाने की कोशिश में है। पर एक बड़ा तबका जो तालीमी, समाजी और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसका क्या सरकार को इनकी सुध नहीं लेनी चाहिए? बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम जिस माहौल से गुजर चुके हैं उस माहौल से उनको गुजरना नहीं चाहेंगे, तो हम भी उनको पढ़ा रहे हैं, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी मालिक ने देता है रिजेक्ट, तो उसमें कुछ अपना भी बजट बदल लेते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। हालात तो वैसे बद से बदतर है, लेकिन फिर भी उस मालिक पे आस है। गवर्नमेंट में तो एक भी नहीं, यहाँ पे सब मजदूर आदमी है, मजबूर तत्व के। ये रोज अपने सुबह कुआं खोदते हैं, शाम को पानी पीते, वो वाला हिसाब है। कोई मतलब इतना कोई पैसे वाला नहीं यहाँ पे। यहाँ कुछ परिवार कपड़ों की रंगाई से भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ कपड़ों पर रफू और पीको जैसे कामों से जुड़कर अपना परिवार चला रहे हैं। इनके साथ इनके घर की औरतें भी शरीक हैं, पर ये सारे काम भी सीजन के हिसाब से ही चलते हैं, जिससे इनको बीच बीच में मंदी का शिकार भी होना पड़ता है। गरीबी स्थिति है हमारी, तो उस वजह से मार्केट से ये माल लेके आता हूँ और 2 रुपये 2.5 रुपये एक पीस पे देते हैं मेरे को। और ने पीकू का इसको साड़ियों को फाड़ फुड़ा के उसकी सिलाई करवा पीकू करते हैं, वापस मार्केट में लाना ले जाना करते हैं। मैं ये साल में 4 महीने 5 महीने इसका सीजन चलता है, बाकी का हालत बहुत डाउन रहती है। और ऑटो रिक्शा चला के मैं घर गुजारा चलाता हूँ क्या, इसीलिए मेरे साथ में 2-4 जन और भी जो फैमिली जॉइंट है वो भी मेरे साथ में काम करती है, तो उनका भी यही माहौल है कि मेरे यहाँ काम करते मजदूरी करके जाते हैं, तो 5-50 रुपये पर डे वो भी लेके जाते हैं। और हर तरह से मतलब मुसलमानों को मतलब क्या कि इतना सहूलियत नहीं है कि जो अपना पेट गुजारा बरोबर कर सकते हैं। मैं पिको का काम संभालती हूँ और मेरे साथ में और भी हैं जो मतलब है ना, ये अलग अलग काम है इनका सबका। जैसे मैं पीकू करती हूँ, वो बाहर और जाती है सिलाई पे, तो वो सिलाई का काम करते हैं, सिलाई से वापस आती है, फिर पीकू पे चढ़ती है, फिर समेटना फाड़ना, मतलब एक साड़ी 4 बार हाथ में आती है, तो उसके बाद में जाके तैयार होती है। काम के हिसाब से पैसा है, यहाँ पे कोई बंदी रकम नहीं है कि भाई आपको महीने के 2000 मिल रहे हैं, 3000 मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलाई जितना करोगे आप, जितनी बैठक करोगे उतना ही पैसा है आपका। पापा मजदूरी करते हैं, वो मिल जाती है तो कर लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे ऊपर चल रहा है, सिलाई का काम करता हूँ, इतनी तो हो जाती है गुजर बसर के, अपने परिवार के साथ दाल रोटी खा सकते हैं, उसके अलावा आगे और कुछ बचत वगैरह नहीं होती। सभी शहरों की तरह यहाँ भी मुस्लिम बस्तियों में लोन न मिलने की शिकायत है लोगों को।
लोन मिलता नहीं है पूरी तरफ से। भरते हैं 5 लाख का, देते हैं देने के लिए नाटक करते हैं, वो लाओ गारंटी लाओ, वो लाओ, कोई गारंटी देता नहीं। मैंने लोन लेने की कोशिश करी, फार्म भरे, कुछ भी भरे, अब अकाउंट नंबर वगैरह सब मांगे, दिए भी है, पर हुआ नहीं मेरा लोन। कभी भी मैंने कुछ भी कोशिश करी बैंक के अंदर जाके, पर मेरा लोन सक्सेस हुआ नहीं है। अब जमानत मांगते तो हिसाब से गरीब स्थिति के अंदर जमानत देने वाला भी कोई हिचकिचाता है कि कहाँ से जमानत देंगे, वापस देगा नहीं देगा। अगर अपनी ईमानदारी अपनी सच्चाई के ऊपर चलते हैं बैंक वाले तो वो कभी करते नहीं, जमानत पहली मांगते हैं, जमानत हम ला नहीं सकते। बड़ी फैमिली के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए तभी मकान बन सकता है, 1,50,000 में मकान बनता नहीं है। और इतना लोन लेने की कभी कोशिश की नहीं, आस ही नहीं है शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब देखें, अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करूँगा, अगर मिल जाता है तो ज़रूर लूँगा और अपना मकान बनाऊँगा, ताकि उससे मेरे परिवार वालों का आशाना बने। मकान से छत से पानी गिरता है, कभी तो क्या लगा के रहते हैं, कभी क्या लगा रहते हैं। बारिशों में तो इस बदर मतलब हालत खराब हो जाती है, पूरी रात ही बैठा रह के बैठना रहना पड़ता हमको। अल्पसंख्यक लोन के लिए भी, लोन में भी इतनी फॉर्मेलिटी है कि इंसान आधे में ही थक के हार जाता है। और लोन के लिए भी कभी सरकारी गवर्नमेंट की ये फॉर्मेलिटी दो, ये दो, ये दो। अब गवर्नमेंट में तो मोमेडन में तो बहुत लोग ही कम होते हैं, गवर्नमेंट में तो हमारी को सिक्योरिटी भी देता नहीं है, तो हम लोगों को लोन भी नहीं मिल पाता है। उदयपुर पर्यटन नगरी होने के बावजूद यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में मुस्लिम तबका कम ही नजर आता है। ये बात और है कि कुछ लोगों ने अपनी समझदारी से अपनी कुछ जगह यहाँ बना रखी है। पिछले 10 साल से बोटिंग का कांटेक्ट है मेरा। फतेह सागर में भी है और नेहरू गार्डन आरटीडीसी से लिया हुआ है, जो वाटर स्कूटर जेटस की। और पिचोला के अंदर ये पहली बार मैंने यहाँ पे ये कांटेक्ट लिया है इसी वर्ष। और ख़ास बात ये है कि यहाँ जो ये पिचोला की जो बोटिंग है, इसमें तकरीबन 4-5 तो 5 स्टार होटल्स हैं, उनकी बोट्स चलती हैं और महाराजा की बोट चलती हैं। और ये नगर निगम की जिस बोट में आप ले जा रहे हैं, ये नगर निगम के द्वारा ठेका दिया गया है। मैं अपने खुद का अपने बिज़नेस का आपको उदाहरण देता हूँ कि बैंक मैंने भी अप्रोच किया, बैंक से हमारे किस तरह के ताल्लुकात हैं, हम किस तरह से बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने अगर लोन ले लिया है तो उसका टाइमली आप अगर उसका रिपेयरमेंट करेंगे तभी तो वो आगे के लिए आपको ये। आज ये है कि जब आपकी कहते हैं ना कि वो लेन देन सही है तो उसके लिए फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। उदयपुर में एक खास बात ये भी है कि यहाँ ज्यादातर सड़क गलियाँ साफ सुथरी दिख जाएंगी, पर पानी की समस्या जरूर यहाँ के लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। खांजी पीर मोहल्ले में लगे इन वाटर पंपों को ही देख लीजिए। लोगों की भीड़ और वाटर पंपों की ये लाइन पानी आने का इंतजार कर रही है। पिछोला झील के किनारे बसे इस मोहल्ले में पानी की इतनी परेशानी होगी, ये सोचना भी अजीब है। यहाँ सब पूरे मगरे वालों को सारी परेशानी पानी की है सबसे ज्यादा। इसके अलावा भी पानी आता है तो लाइटें नहीं आती है, और लाइटें आती है तो पानी नहीं देता है। पानी बराबर मतलब ये ना सप्लाई आती है मगर फोर्स नहीं होता है, उसकी फोर्स की वजह से ये पानी हमारे ऊपर तक नहीं चढ़ पाता है। और कभी तो ये 3 घंटा देते हैं और बीच के अंदर इन्होंने 1.5 घंटा पानी दिया, मगर इतना तेज प्रेशर आया कि बगैर मशीनों के पानी ऊपर चढ़ गया। तो हम चाहते हैं कि इसकी सप्लाई जो है एक साइड में से रोक करके और फुल प्रेशर अगर हमारे को देंगे तो हमारी सप्लाई पूरी मिलेगी और हमारे को संतुष्टि हो जाएगी। यहाँ इतनी तकलीफ है पानी की, जो बेचारा मोटर लगाओ तो भी पानी नहीं आता है यहाँ पे। इसके अलावा रोड नाले गंदी वाला और इनके जो गेहूँ मिलते थे बेचारे गरीबों को, वो भी बंद कर दिए सरकार ने। यहाँ पर नालियाँ भरी हुई है, जैसे कि आप नज़र आ रहा है। वैसे नालियाँ वालियाँ बना नहीं है, जो बनाई नहीं है। और सड़कें भी काफ़ी ख़राब हो रही है, सफाई पे बराबर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। और पानी 2 दिन में एक बार आता है, जिसमें 1 घंटे जिसमें कि उसमें भी पानी मिलता नहीं है। इसमें
पट्टे भी नहीं मिले हैं नगर निगम की तरफ से। काफ़ी लोग गए भी थे जिसकी आज तक पट्टे नहीं दिए इनको, जिसकी वजह से ये लोन भी नहीं ले पा रहे हैं और काफ़ी हालात गरीबी के हैं। यहाँ पर काम धंधा भी इस तरह से मजदूरी करनी पड़ती है इनको। उदयपुर में कलाकारों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ कई सारे लोग हैं जो अपनी कलाओं और फन से लोगों का दिल जीत रहे हैं। कुछ लोग पेशेवर हैं तो कुछ लोग तो शौकिया तौर पर ही अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये जो जितने भी मैंने मॉडल बनाया है ये मेरा एक शौक़ है और मैं ये चाहता हूँ कि उदयपुर झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे हज़ारों पर्यटक घूमने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे कई दर्शनीय स्थान है। मेरे भी एक ख्वाब है दिल में कि मैं हर चीज़ का मॉडल बनाऊँ। जैसे अभी मैंने फ़िलहाल हाल तो ये घंटा का बनाया है, शैलियों की बाड़ी बनाई है, सज्जनगढ़ बनाया है, तो ऐसे और भी आइटम है जो मेरे बनाने का दिल में विचार है। आइए अब आपको एक खास शख्स से भी रूबरू कराते हैं, इकबाल सक्का। इकबाल सक्का नाम के इस शख्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक के अलावा एशिया बुक जैसे कई अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है। टाइम का नहीं, ये है तो पूरा समर्पित वाली भावना होती है तभी ये विश्व रिकॉर्ड बन पाते हैं। क्योंकि टाइम इतनी छोटी छोटी आप देख ही रहे हैं, इतना छोटा होता है कि जैसे एक चींटी होती है ना, उस चींटी के आप 100 पीस करो और इसका एक पीस वेल्डिंग करने के लिए हमें काम में लेना पड़ता। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अरे यार ये नहीं बना, फिर वापस एक जुनून होता है। ये जुनून का खेल है, ना कि वक्त का खेल है। जुनून जब सवार हो जाता तो ये चीज़ें मैं बनाता हूँ और किसी में 5 दिन भी लग जाते हैं, किसी में 8 दिन भी लग जाते हैं, ये अलग अलग तरीके। ऐसे तो इकबाल सक्का सोने का सामान बनाने के कारीगर हैं, पर खास बात ये है कि ये सोने के सबसे छोटे सामान बनाने में दुनिया में कीर्तिमान बनाए हुए हैं, जिससे न सिर्फ इनके शहर का नाम रोशन हुआ है, बल्कि प्रदेश और देश का भी नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है इन्होंने। मेरा काम है वे सोने का, मैं जेवरात वगैरह बनाता हूँ, लेकिन मुझे बचपन से कुछ करने का शौक़ रहा है। 10 साल की उम्र रही होगी जब अखबारात भी बहुत कम आते थे, तो कभी कभी हम जैसे लाइब्रेरी में चले जाते तो वहाँ पे हम पढ़ते कि यार वो अमेरिका ने ऐसा करा, चीन ने ऐसा करा, जापान ने ऐसा करा, तो दिल में कैसा होता है यार हम भारत वाले क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जब मुझे ये लगा कि यार अपन कुछ करते हैं, तो मेरा यही काम जैसे सोने का है, तो मैंने सोने में कोशिश करी और सबसे पहले दुनिया की सबसे कम वज़न की एक चेन बनाई जो काफ़ी लोगों ने पसंद भी करी। और धीरे धीरे उस वक्त एक प्रोग्राम आया करता था हिंदुस्तान पे, वर्ल्ड दिस वीक करके है, उसके अंदर भी उसको बताया गया। उसके बाद वो गिनीज बुक वगैरह में भी दर्ज हुई। उसके बाद मेरा कुछ हौसला बढ़ा तो मैंने उसके बाद एक और चेन बनाई जो लिम्का बुक में दर्ज हुई, फिर इंडिया बुक में दर्ज हुई 25 मिलीग्राम की, जो शायद सोच भी नहीं सकता, वो फिर अभी इंडिया बुक में दर्ज हुई। उसके बाद मैंने वर्ल्ड कप का जो दौर चला तो जुनून हो रहा था सब पे, तो किसी चीन वाले ने एक 3 मिलीमीटर का एक वर्ल्ड कप बनाया था, तो हमने सोचा यार अपन भी बना के कोशिश करते हैं। तो हमने सिर्फ 1 मिलीमीटर का वर्ल्ड कप बनाया है, जो भी काफ़ी रिकॉर्ड बुकों में दर्ज हो चुका है। उसके बाद मैंने दुनिया की सबसे छोटी पतके सोने में बनाई, जिसका साइज है 0.2 मिलीमीटर, जो भारत की एक सुई आती है 12 नंबर की, उसके छेद के अंदर से एक साथ 3 डाल के और इसका मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो आप देख रहे हो पतंग सुई के अंदर है, जो लिम्का में भी आ चुकी है। और एक आँख की पुतली पे भी जमाई थी हमने 72 पतंग, दुनिया की सबसे छोटी 0.5 की, तो वो भी आपके इंडिया बुक में दर्ज हो चुकी। तो ऐसे मैंने करीब करीब 30 विश्व रिकॉर्ड बनाए, जो शायद पहला मैं भारतीय हूँ कि जो सूक्ष्मतम सोने से बनाने वाला जो पहला भारतीय हूँ जिसने 30 विश्व रिकॉर्ड बना के 30 बुकों में दर्ज नाम किया है। इन सब के बावजूद आज इनकी हालत ठीक नहीं है। सरकार से
इन्हें कोई खास मदद नहीं मिलने से मायूसी है। सक्का सोने का सामान बनाते हैं, सो इसमें लागत भी ज्यादा आती है। रिकॉर्ड में मिले पैसे भी इन्होंने इसी काम में लगा दिए हैं। अब तो बस दोस्तों और लोगों के सहारे चल रहा है इनका काम। सरकार से खास मदद की दरकार है इन्हें। अवार्ड से खुशी तो खैर मिलती है, लेकिन अवार्ड से पेट नहीं भरता है। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी कि भाई अवार्ड के साथ मुझे कुछ आर्थिक मदद भी मिले। मैंने सरकार को भी लिखा, लेकिन वहाँ से भी नकारात्मक उत्तर मिला। मैंने जो हमारे यहाँ के जो बड़े लोग थे, मैं खैर नाम किसी का लेना नहीं चाहता, वहाँ से भी मुझे नकारात्मक उत्तर मिला। लेकिन फिर भी मैं अपने जुनून में लगा रहा। मैंने कहा यार, इस देश में अपन पैदा हुए हैं, इस मिट्टी का कर्ज है अपन के ऊपर, तो क्यों ना अपन इस मिट्टी का कर्ज अदा करके जाते हैं। अगर नहीं मिलता है आर्थिक मदद तो भी कोई बात नहीं, कुछ दोस्तों से मदद लेके और मैं करता रहता हूँ।